हम डेथ से 1 मीटर दूर थे। अच्छा, वो शीशे के पीछे खड़ा था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन यहीं का ये आतंकवादी संगठन ही है। 94 से लेके 2001 की कश्मीर की बड़ी ब्लडी हिस्ट्री रही है। और मौलाना से बोला कि मौलाना साहब, भारत की जेल से अगर भागना है तो या तो वजन कम कर लो या तुम सुरंग की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा खोल दो। 29 के रात को हमने मन बना लिया कि अब इस सीक्रेट चैम्बर को रेड करना है। भाग्य साथ दी तो गाजी वो मिलेगा, नहीं दी तो नहीं मिलेगा। सीसीटीवी का मॉनिटर भी था और वो वहां से सब देख रहा है। सब देख रहा था, हमारा अंदर घुसने तक की एक्टिविटी वो देख रहा था। फिर मेरे दाहिने हाथ पे बस्ट लगा, हाथ तो मेरा लटक गया, राइफल भी गिर गई, पिस्टल थी मेरे पास। अब इस हाथ में सेंस नहीं था मैं क्या करता। मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर हमारा पॉडकास्ट लिमिटलेस। आज का पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने जा रहा है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी कहानी इतनी अद्भुत है कि आप उनकी बातें सुनते ही रह जाएंगे। बिना समय गंवाए मैं स्वागत करता हूं एक्स डीआईजी बीएसएफ एनएनडी दुबे जी का। धन्यवाद रोहित जी, थैंक यू सो मच। और जो कहानी सबसे पहले लोग आपसे सुनना चाहते हैं वो ये है कि ये गाजी बाबा की कहानी कि कैसे वो मारा गया, वो दुर्दांत टेररिस्ट। ये वो एक ऐसा आतंकवादी था जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत बहावलपुर का रहने वाला था। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश की धरती पे अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो वो जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने नुकसान किया है। भारत के धरती पर जो हुए लैंडमार्क अटैक्स हैं उसमें भारतीय संसद पर पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001, जम्मू कश्मीर असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, उससे पहले आपका अयोध्या पे अटैक, अक्षरधाम में अटैक। और अगर उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आप पूरी ट्रेजेक्ट्री ऑफ अटैक्स देखें तो 10 नवंबर 2025 लाल किला, गेट नंबर 2 का ब्लास्ट भी जो डॉक्टर उमर नबी का लेटेस्ट इंसिडेंट था वो भी जैश का ही किया हुआ है। तो ये जैश टेरर ऑर्गेनाइजेशन जनवरी 2000 में पाकिस्तान के बहावलपुर की सड़कों पे इसका ऐलान किया था मौलाना मसूद अजहर ने, जिसको कि भारतीय जेल से 31 दिसंबर 1999 को छोड़ा गया था एवज में IC 814 जहाज की, जो कि कंधार हाईजैकिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हाईजैकिंग 24 दिसंबर 1999 को हुई थी त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू से मिड एयर में भैरवा के ऊपर जब जहाज उड़ रहा था। उसके बाद इसको डाइवर्ट करके राजा सांसी अमृतसर ले जाया गया, वहाँ से लाहौर में रिफ्यूलिंग हुई, उसके बाद दुबई अलमिनाद टेक्निकल एयरपोर्ट एरिया में उतारा गया और लास्ट में इसको उतारा गया कंधार। और करीब 5 या 6 दिन के नेगोशिएशन के बाद टेररिस्ट ने इस जहाज को छोड़ा और इसका पूरा घटना चक्र और षड्यंत्र ISI ने किया था। तो उस जहाज के वापसी के एवज में हमने 3 आतंकवादियों को छोड़ा था। उस 3 में एक मौलाना मसूद अजहर था जो जैश ए मोहम्मद टेरर ऑर्गेनाइजेशन का इस समय सरबराह है, वही वो, उसी ने जनवरी में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। लेकिन ये बात बताना बड़ा ज़रूरी है कि 1994 की शुरुआत में ये आतंकवादी ढाका के रास्ते इंडिया में दाखिल हुआ था, फेक पुर्तगीज पासपोर्ट पे, पुर्तगीज पासपोर्ट पे, क्योंकि वो पाकिस्तान से इंडिया सीधे इसलिए नहीं आया कि उसको डिटेक्ट होने का या पकड़े जाने का खतरा था। तो उसने एक पुर्तगीज होने का एक फेक पासपोर्ट बनाया ISI ने और वाया ढाका बंगाल बॉर्डर के थ्रू भारत की सीमा में दाखिल हुआ। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि वो 39th डे गिरफ्तार हो गया। तो जब मालदा बॉर्डर से वो एंटर किया तो सबसे पहले वो देवबंद आया, सहारनपुर। जैसा कि आपको पता है जो देवबंदी अकीदा है, जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन की यही फिलॉसफी है, इसी पे वो बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। देवबंद सेमिनरी में कुछ दिन रहने के बाद यहाँ से वो जाता है लखनऊ, फिर जाता है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। आपको मालूम है 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद डिमोलिश हुई थी। तो 94 में उसको देखता है, वहाँ से वो जम्मू जाता है, जम्मू से जब वो अनंतनाग साउथ कश्मीर जाता है तो उसको मुख्य किरदार ISI ने
ये दिया हुआ था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकल टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनके पूरे फैक्शन के अंदर एक समन्वय पैदा करना, एक इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन सबके बीच एक बनाना कोऑर्डिनेशन है उसको। और उसमें चूंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे टेररिस्ट आ चुके थे, तो उनके बीच एक जो है जोड़ तोड़ करना, एक समन्वय स्थापित करना और इस तहरीक को कश्मीर के अंदर जो आर्म्ड तहरीक है उसको चलाना, इस काम के लिए उसको भेजा गया था। मीटिंग के बाद वो अनंतनाग में शाम को निकला, उसके साथ एक कोटली, पीओके का एक शहर है कोटली का एक आतंकवादी था सज्जाद अफगानी, जो उसका बॉडीगार्ड था। ये दोनों टैक्सी से जा रहे थे। इनकी बदकिस्मती थी कि टैक्सी खराब हो गई और ये ज्यों ही शिफ्ट कर रहे थे ऑटो में, एक बीएसएफ पेट्रोल पार्टी, बीएसएफ का बंकर भी अनंतनाग चौराहे पे था, उसके नज़र में आया और उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनका इंट्रोगेशन हुआ, फर्दर डिस्पोजल हुआ और ये कोट बलवाल जेल में बंद थे। इसके पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान आईएसआई को ये चिंता हुई कि जिस काम के लिए हमने इसको भेजा अब वो वैक्यूम आ गया, तो उस खाली जगह को भरने के लिए गाजी बाबा को एलओसी के रास्ते इंडिया में दाखिल किया गया। वो भी 94 में ही दाखिल हुआ। तो 94 से अगर देखें तो इंडिया में वो एक डिकेड रहा कंप्लीटली, 10 साल वो सर्वाइव किया। और 10 साल के सर्वाइवल में गाजी बाबा और ने कोट बलवाल जेल में बंद मौलाना मसूद अजहर, जो उसका सरवरा था, और कुछ और आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने 3 या 4 कोशिशें भी की। इससे पहले IC 814 से पहले पहली कोशिश उन्होंने 1994 में की थी, जब उन्होंने अनंतनाग एरिया से 4 फॉरेनर टूरिस्ट को किडनैप किया था। बट उसमें उनकी बार्गेनिंग किसी मुकाम पे नहीं पहुंची और बैक चैनल से भी उसमें बार्गेनिंग हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन 1995 वाला पब्लिक डोमेन में है, जब अगस्त महीने में पहलगांव, यही पहलगांव जहां आपको पता है कि 21 अप्रैल 2025 को 25 नागरिकों को ब्रूटली लश्कर तोयबा ने किल किया था, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इसी पहलगांव में एक बड़ी अच्छी वैली बनती है, आरू वैली, उसका नाम है आरू, AAROO। वहाँ से 6 टूरिस्ट की किडनैपिंग करते हैं 1995 में। विदेशी या इंडियन टूरिस्ट? नहीं, पूरे विदेशी हैं। उसमें नॉर्वेजियन है, ब्रिटेन है, अमेरिकन है, कुल मिला के 6 थे। और इनकी किडनैपिंग करने के बाद इसके पीछे भी यही मकसद था कि कहीं ना कहीं बैक चैनल से भारत के साथ बातचीत करके और मौलाना मसूद अजहर को भारतीय जेल से छुड़ा लिया जाए। इसकी छुड़ाने की कोशिश में पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका चीफ है मौलाना फजलुर रहमान, वो इंडिया आया। अभी भी अगर आप सर्च करेंगे तो उसकी चुंदरी कलर का उसका पगड़ी है, मेहंदी दाढ़ी, अभी तो उम्र ज़्यादा हो गई है। वो इंडिया आया और उसने बैक चैनल से कोशिश भी की, लेकिन उसकी इस मांग को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और वापस वो चला गया। रात की फ्लाइट, कराची की फ्लाइट से वापस चला गया। इन 6 जिनको किडनैप किया उसमें एक का तो गर्दन काट दिया टेररिस्ट ने। एक टूरिस्ट इंजर्ड हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। बीएसएफ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल EN राममोहन साहब और जनरल जकी, एडवाइज़र टू गवर्नर जैन के, ये दोनों हेलीकॉप्टर, बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से ये लोग अनंतनाग एरिया में नॉर्मल रेकी कर रहे थे किडनैपिंग के बाद, और इनको पहाड़ी की चोटी से कोई हाथ हिलाते हुए दिखा। तो ये भी किस्मत की बात है। तो कैप्टन कहलो, जो उस हेलीकॉप्टर के पायलट थे, जो कि अब नहीं रहे, इसी तरह के डेयर डेविल लैंडिंग में एक बार क्रैश में मारे गए वो, उन्होंने उस समय हेलीकॉप्टर को एक पहाड़ी की नोल पे लैंड कराया और उस इंजर्ड टूरिस्ट को इन लोगों ने हेलीकॉप्टर के अंदर खींचा और उसको बचा के लेके गए। और उसी के बयान से ये पता लगा कि किडनैपिंग कब हुई, कितने लोग थे, वो क्या कह रहे थे, कैसे दिख रहे थे, लेकिन बाकी 4 टूरिस्ट का कभी पता नहीं लगा पाया। और ये दूसरा अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट हुआ, कोट बलवाल जेल में सुरंग खुदी थी। तो मौलाना मसूद अजहर, आपको बताऊं वो टाइम ऐसा था कि इन जेलों में बहुत फॉरेन टेररिस्ट होते थे,
फॉरेन टेररिस्ट फाइटर जब पकड़े जाते थे तो इनको जेलों में, जुडिशियल कस्टडी में, जेलों में रखा जाता था। अब तब जेलों में रखने का रिवाज था, लेकिन जेल में रखने के बाद इनका नेक्सस इतना तगड़ा था जेल के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर की दुनिया बड़ी अलग होती है। जेल के अंदर की दुनिया सबको बाहर पता नहीं होती कि अंदर क्या क्या हो सकता है। तो इन्होंने जेल के अंदर सुरंग खोदने की हिमाकत की और सुरंग खोद के मौलाना मसूद अजहर को सुरंग से ये भगाने की कोशिश में करते। मतलब पूरी जेल ही एक सिस्टम हाँ, बन गई थी। पूरी जेल कंप्रोमाइज्ड थी, सिस्टम कंप्रोमाइज था। आदमी को सुरंग से निकलने भर की चौड़ाई खोदने के लिए भी पूरा आपको तंत्र चाहिए, और सबके आंख के सामने सबके करना आंख के पड़ेगा। सामने खुद रहा है। मतलब ऐसी कोई वो आलू टमाटर गोभी की खेती तो हो नहीं रही है। अब आप सुरंग खोदेंगे तो सुरंग की चौड़ाई, डे लाइट, नाइट में भी अगर खोदेंगे तो पता लगेगा। तो उसमें सुरंग खोद दिया और खोदने के बाद उस सुरंग से सज्जाद अफगानी और मौलाना मसूद अजहर को भागना था। तो भागने की मुहिम में सज्जाद अफगानी आगे आगे, मौलाना पीछे पीछे। तो सुरंग में जब ये घुसे तो सुरंग से भी एग्जिट करने ही वाला था कि सीआरपी के सेंट्री ने देख लिया। उसने वहां से मारी गोली, तो एग्जिट पॉइंट पे जो सज्जाद अफगानी था उसको गोली लगी, मर गया। अब उस सुरंग के एग्जिट पे वो मरा हुआ, तो मौलाना उसमें से भाग नहीं सकता। तब तक जेल के अंदर शोर मच गया और रेस्क्यू करने के लिए जब सीआरपी की पूरी गार्ड आई तो देखा कि इसमें 2 आतंकवादी इसके अंदर फंसे हुए हैं। एक तो मरा हुआ है, एक निकलने की कोशिश में है। तो मौलाना मसूद अजहर को घसीट के बाहर निकाला, एक डेड बॉडी बाहर निकाली और मौलाना से बोला कि मौलाना साहब, भारत की जेल से अगर भागना है तो या तो वज़न कम कर लो या तुम सुरंग की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा खोद लो, तब भाग पाओगे। ये थर्ड अटेम्प्ट था। और चौथा और मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था हाईजैकिंग IC-814, जो कि काठमांडू से दिल्ली के उड़ान पे था। उसको भैरवा के ऊपर मिड एयर में किडनैप करना और उस किडनैपिंग के बाद हाईजैक करना, उसको कंधार ले जाना। और जब शताब्दी बदल रही थी, 1999-2000 हो रहा था, उस रात उन्होंने उसको रिलीज़ कराया और उसके बदले मौलाना मसूद अजहर, सैयद मोहम्मद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, जो कि कश्मीरी टेररिस्ट था और ये दोनों पाकिस्तानी थे, इन तीनों को हमने हैंडओवर किया। हैंडओवर करने के बाद ये मुल्ला उमर की सरकार थी तालिबान की तब अफ़गानिस्तान में, और ये भी कहा जाता है कि इनके खुशी में डिनर दिया ओसामा बिन लादेन ने, क्योंकि ओसामा बिन लादेन उस समय अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी अपनी खुद की अपनी आर्मी थी जो लड़ रही थी। और 2001 होने में साल भर था। तो उसके बाद इसको अगले दिन क्वेटा के रास्ते पाकिस्तान के अंदर क्रॉस करा दिया गया, जहां जाने के ठीक 3 हफ्ते बाद इसने जैश ए मोहम्मद नाम के टेरर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। तब तक तब तक जैश ए मोहम्मद नहीं था वहाँ। नहीं था। जैश ए मोहम्मद बना है 21 जनवरी 2000 को। उससे पहले इसको हुजी या हरकतुल जिहाद इस्लामी अंसार या हरकतुल मुजाहिदीन HUM का अमलगमेट था, ये दोनों का मिक्स था, तब ये नाम था। लेकिन जैश ए मोहम्मद नाम पड़ा है 21 जनवरी 2000 को, मौलाना मसूद अजहर ने इस्टेब्लिश किया। और खलीलुर रहमान से वो अलग हुआ, क्योंकि इससे पहले उसका चीफ जो है खलील था। तो खलील से ISI का डिफरेंस हुआ। खलील के अप्रोच को ISI बहुत अप्रूव नहीं कर रही थी, उनको मौलाना मसूद अजहर जैसा एक लीडर चाहिए था। तो जब ये छूट के इंडियन जेल से गया तो ये ओवरनाइट हीरो बन गया। यानी बहावलपुर की सड़कों पर इसका इस्तकबाल हुआ, हज़ारों की संख्या में पब्लिक ने इसको नज़रों में उठा लिया कि भारत की जेल से छूट के आ रहा है। और वही मौका था ISI को एक नया टेरर आउटफिट लॉन्च करने का, जिसका नाम जैश ए मोहम्मद रखा गया और उसका चीफ बना, और जो आज भी उसका चीफ है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 13 लोग इसके परिवार के मारे गए थे। आपको उस दिन वो शायद वहाँ नहीं था। उस दिन वहाँ नहीं था, उसकी उम्र अभी बची हुई है, तो वो बच गया और बचने के बाद अभी भी सर्वाइव कर रहा है। तो ये तो इसकी हो गई जैश के बनने की हिस्ट्री। और गाजी बाबा के तब तक 8 साल हो गए थे इंडियन सॉइल पे। क्या कर रहा था वो 8 साल में? इन 8 सालों में अगर देखा जाए तो 1994 से लेके 2001 की कश्मीर की बड़ी ब्लडी हिस्ट्री रही है। इस दौरान
किलिंग्स ऑफ कश्मीरी ब्राह्मण्स, कश्मीरी पंडितों का जो होलोकास्ट है, जो उनकी मास किलिंग है, क्लिनजिंग फ्रॉम कश्मीर, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल रहा। 94 की घटना, 95 की घटना, इसी दौरान आपको पता होगा जून 1995 में चरारे शरीफ मस्तगुल वाली घटना हुई थी, जो मौलाना आतंकवादी घटना, नूरुद्दीन हाँ। चिश्ती की दरगाह को जला करके और वो रेस्ट भागा था। उसके बाद 97, 98 भी बहुत ही टफ पीरियड रहा है कश्मीर का, जिसमें कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान से आए थे वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुके थे वैली के अंदर। फिर करगिल हुआ, 99 में जहाज का अपहरण हुआ, 2001 में जैश बना। बनने के बाद थोड़ा इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में ऐसा लगा कुछ ब्रेक फिर होने जा रहा है। दोनों लीडरशिप बातचीत के थोड़ी करीब थी, बट जैश ए मोहम्मद ने जिस मकसद से जैश बना था उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया और एक नया हथियार लेके ये वैली में आए, जिसको कि सुसाइड अटैक बोलते हैं। तो अच्छा, वैली आप के कह रहे हैं कि वैली में से पहले तक फिदायीन हमला नहीं होता था? नहीं हुआ, 99 तक तो नहीं हुआ था। 99 में पहला हमला हुआ था वैली में। सुसाइड अटैक की घटना की शुरुआत ही जैश ने की, और जैश सुसाइड अटैक के लिए ही जाना जाता है। आप जैश ए मोहम्मद की पूरी टेरर हिस्ट्री अगर आप देखें तो सुसाइड अटैक इनका सबसे लीथल वेपन है, और कश्मीर में फिदायीन अटैक लाने वाले जैश ही है। आज के तारीख में भी ये वही काम किए हैं। अभी आपके दिल्ली में जो लाल किला वाला ब्लास्ट डॉक्टर नबी हुआ वो वाला। सुसाइड अटैक ही था। लेटेस्ट एग्जाम्पल तो आपके दिल्ली का है, जो अभी कुछ महीने पहले का है, और जैश का ही किया हुआ है। तो 2000 में जब इसकी स्थापना हो गई तो 2000 दिसंबर में एक वाकया हुआ था सीज फायर का। गवर्नमेंट ने एक ट्रायल के तौर पे रमज़ान के महीने में 1 महीने सीज फायर डिक्लेयर किया था, कि दिसंबर या नवंबर था 2000 में। अटल बिहारी की सरकार में। हाँ, कि हम 1 महीने प्रोएक्टिव को हाल्ट करते हैं, प्रोएक्टिव एक्टिविटी को। रिएक्टिव एक्टिविटी हम करेंगे, हमारे पर अटैक होगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन जनरली हम कार्डन सर्च, जामा तलाशी अभी नहीं करेंगे 1 महीना तक, जस्ट टू सेंड अ गुडविल जेस्चर टू द पब्लिक। उस पीरियड का इन्होंने बहुत बेजा इस्तेमाल किया जैश ने। मतलब हमने Suicide उनको ये कहा कि हम नहीं करेंगे नहीं सर, करेंगे। और उन्होंने कहा यही मौका है, घुस जाओ। किया उन्होंने बहुत सारे सुसाइड अटैक किए श्रीनगर के अंदर, बाहर श्रीनगर के किया। और 2001 ऐसा साल आया कि 2001 में गाजी बाबा को फुल अथॉरिटी मिली थी कि भाई अब यू प्लान एंड यू डू समथिंग वेरी बिग। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई टाक अगर चल भी रहा हो तो उसको डिरेल करना है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस से हम एग्री नहीं करते हैं। और गाजी बाबा ने जनवरी या फरवरी 2001 में मीडिया के सामने एक इंटरव्यू दिया था, और जी चैनल के ही सामने दिया था। और इंटरव्यू लेने वाले नशीर जो कि कश्मीर का रहने वाला था, उस जर्नलिस्ट के सामने इंटरव्यू दिया था इसने। और उस इंटरव्यू में उसने पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसको कहते हैं कि सियासी प्रोसेस को खारिज किया था, और ये कहा था कि जो अस्करी है, जो उसका टेरर मॉड्यूल है, उसको चलाएगा और कुछ आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक्शन करने जा रहा है। ये बात जनवरी 2001 में कह दी थी उसने, कैमरा पे इंडिया कहा। में ही था। इंडिया में था, कश्मीर के अंदर था। अब 2001 का जो साल था ना, वो अपने आप में बड़ा हिस्टोरिकल ईयर रहा है। 2001 में दुनिया में 3 बहुत बड़ी घटनाएं घटी हैं। एक तो 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर असेंबली पर सुसाइड अटैक होता है, और वो भी जैश ए मोहम्मद करता है। उस सुसाइड अटैक में टाटा सोमो का इस्तेमाल होता है, और मिल्क के कंटेनर में बारूद भर के इन्होंने आफ्टरनून में उसके गेट पे ब्लास्ट किया, और टेररिस्ट अंदर घुसे। वो कंप्लीट ऑपरेशन बीएसएफ ने किया था, जेके पुलिस बीएसएफ का ऑपरेशन था। मैं उस समय वहीं था, तो इस घटना का भी मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं 94 से 97 के टेन्योर के बाद 2000 में फिर कश्मीर चला गया मैं 3 साल बाद। तो 2001 इस घटना के तुरंत बाद एक बीच में बड़ी इंटरनेशनल लेवल की घटना होती है, 9/11। 1 अक्टूबर 2001 के बाद होती है, यानी आप समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब 1 महीना बाद या 40 दिन बाद अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है। अलकायदा करता है ओसामा बिन लादेन के डायरेक्शन पे, और अलकायदा भी लिंक्ड है जैश ए मोहम्मद से, फिलॉसफी आइडियोलॉजी वाइज, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप पूरा पाकिस्तान, तालिबान, अलकायदा और ये पूरे टेरर हिस्ट्री की अगर डिटेल में जाएं
तो ये सब एक दूसरे को इंटरलिंक्ड हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो कहते हैं कि ये जैसे मोहम्मद बन गया, ये हरकतुल जिहाद बन गया, ये बन गया, ये लेकिन सारे हैं सब एक ही, इनका एक है। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टेरर आउटफिट फाइनली जो एक जिहाद के नाम पे काम करते हैं उसमें सब एक हैं, और इंडिया के खिलाफ तो सब एक हैं ही। अब बात आती है थर्ड अटैक। ये सेकेंड अटैक तो अमेरिका में हुआ, फर्स्ट JNK में हुआ, थर्ड जो हुआ वो भी आप देखें तो एग्जैक्टली 32 दिन बाद हुआ। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर अटैक हुआ दिल्ली में। इंडियन पार्लियामेंट वाज अटैक्ड ऑन 13 दिसंबर 2001 इन डे लाइट। तो आप देखें 1 अक्टूबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में 3 वर्ल्ड की इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं। और इस जब अटैक होता है तो 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। शून्यकाल संसद का चल रहा होता है। वाइस प्रेसिडेंट भाषण दे के जस्ट निकल रहे होते हैं। और दिन में 11 बजे विजय चौक के साइड से एक एम्बेसडर कार पे फेक रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के और गृह मंत्रालय का फर्जी एंट्री पास चिपका के 5 खुदकश पाकिस्तानी टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद के पार्लियामेंट पे अटैक करते हैं। अटैक विफल हो जाता है, लेकिन हमारे 12 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं 13 दिसंबर को। तो ये सब 2001 की घटनाएं हैं। उस 60 दिन में सब हुआ, सब कुछ हुआ। अब 1 अक्टूबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच देखिए तो हार्डली कितना टाइम है, मुश्किल से कोई 70-72 दिन के अंदर सब कुछ हो गया। पार्लियामेंट अटैक एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको दहला दिया। वर्ल्ड की कोई टॉप कंट्री नहीं थी जिसका कि इंडिया को मैसेज नहीं आया कि ये इतना बड़ा अटैक है कि सब लोग इसको लेके स्तब्ध हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने बयान दिया था कि अगर इसमें आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर घुस गए होते तो शायद संसद का जो फ्लोर था वो खून से भर जाता। ये उन्होंने बयान दिया था। अब इसके बाद उसका केस चला, पोटा FIR नंबर 1 2001 पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन। उसके इन्वेस्टिगेशन में जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर के आई वो गाजी बाबा की तस्वीर उभर के आई। मास्टरमाइंड, कि ही इज द मास्टरमाइंड जिसने कॉन्स्पायर किया है टोटल अटैक का टारगेट का चुनाव, उसकी प्लानिंग, वेपन, लॉजिस्टिक्स और RDX को दिल्ली तक पहुंचाना, 5 पाकिस्तानी सुसाइडर को ट्रेन करके दिल्ली के अंदर दाखिल करना, पटेल चेस्ट नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में किराए का घर दिलवाना, तिलक नगर मार्केट के अंदर एम्बेसडर कार के जो बूट को उसको मॉडिफाई करवाना, उसके अंदर कहाँ से होल होगा, कैसे RDX रखा जाएगा, फर्जी नंबर प्लेट बनवाना, MHA का फर्जी पास बनवाना, पार्लियामेंट सेशन में चल रही है उसका लोकसभा टीवी पे जो लाइव टेलीकास्ट से अटैक को कोऑर्डिनेट करना। एवरीथिंग वाज डन बाय गाजी बाबा। सैटेलाइट फ़ोन उसका कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता था। खुद तो वो कश्मीर में था, लेकिन पूरे अटैक की जो को गाइड करना ये टोटल गाजी बाबा का काम था। उसके लिए OGW लेग वर्क करने वाले लोकल कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना, सारा नेटवर्क उसका था। तो इस अटैक के बाद जो जांच हुआ उस इन्वेस्टिगेशन में वो सबसे बड़ा किरदार बन के उभरा एंड ही वाज डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑफ द इंडिया बाय जस्टिस SN धिंगराज स्पेशल कोर्ट, पोटा कोर्ट। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब देश का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है जब ट्रायल कोर्ट केस के सुनवाई के दौरान एक नतीजे पे पहुंचती है जजमेंट के तौर पे, तो जो एक्यूज तो पकड़ करके सरेंडर हो चुके हैं या कुछ एक्यूज पकड़ लिए गए हैं, लेकिन वे एक्यूज जो पकड़े नहीं गए हैं और कानून के गिरफ्त से भाग रहे हैं उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। और इसकी सूचना इसकी सूचना इंटरपोल को भी दी जाती है कि अगर इस देश से भाग करके किसी दूसरे देश में गया हो तो वहाँ की पुलिस के लिए बाइंडिंग है कि इस लीगल टूल का इस्तेमाल करके वो हमको हैंड ओवर करें। बट गाजी बाबा था तो कश्मीर में ही। अब जो लोग पकड़े गए उनके बयानात से एक कंप्यूटर स्केच बना और उस स्केच के आधार पर एक तस्वीर बनी कि भाई ऐसा दिखता है। ये फोटो उसकी किसी के पास थी नहीं और ये सबको सर्कुलेट हुआ। और गाजी बाबा 2002 में भी बचता रहा, भागता रहा, और 2001 और 2 और 3 एक किलिंग ईयर्स थे। इस दौरान कश्मीर के अंदर जितने पिस्टल किलिंग हुई, साइलेंसर पिस्टल से, यूनिफॉर्म कोई भी पहना है साइलेंसर पिस्टल से मारना, गोली जिसे लगी वो गिर गया, कुछ 1-2 मिनट बाद लोगों की नजर पड़ती थी, करे ये कैसे गिरा हुआ है, आवाज तो आनी, क्योंकि साइलेंसर पिस्टल से तो आवाज आती नहीं थी।
और ग्रेनेड अटैक, सुसाइड अटैक, एक्सप्लोसिव अटैक, इसका पूरा उसने एक झड़ी लगा दी। और वर्स्ट किलिंग इन्हीं सालों में हुई थी। करते करते साल 2003 आ गया और ये वो साल था जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इस बात का ऐलान किया कि वो कश्मीर आना चाहते हैं। महीना अगस्त 2003, 27 अगस्त प्राइम मिनिस्टर का आगमन होता है और उस दौरान हमको पता होता है कि ये निश्चित रूप से कोई इनको अटैक होगा, और हुआ। तो 27 अगस्त को प्रधानमंत्री महोदय का कारवां सेफली वेन्यू पे पहुंच गया जहां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना था डल गेट के पास, डल एरिया में। और उसके बाद सुसाइड अटैक होता है लाल चौक में 27 अगस्त 2003 को। तब जब प्रधानमंत्री स्वयं श्रीनगर सिटी में हैं और पूरी रात उस अटैक को क्लियर करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जेके पुलिस, और उसमें शहादत होती है 2 बीएसएफ के जवानों की। बीएसएफ ने 6 टेररिस्ट मारे रात भर में, ऊपर चढ़ के सबको मारा। और 28 का सुबह होता है, प्रधानमंत्री महोदय को 28 को वापस दिल्ली आना होता है। 28 को जैश ने इसी तरह का दूसरा अटैक प्लान कर रखा था, जस्ट एक इंटरनेशनल मीडिया के अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए कि प्रधानमंत्री महोदय आज श्रीनगर में हैं तो मैंने अटैक किया, कल जा रहे हैं तो भी हम अटैक करेंगे। तो 27 का अटैक तो उन्होंने किया ही। 28 के अटैक के लिए गाजी बाबा ने जिस डिप्टी चीफ को ये टास्क दिया था पाकिस्तानी को, वो अपने एक किसी बाइलेन गली से अपने हाइड आउट से निकला ही था कि 61 बटालियन बीएसएफ, जो मेरी बटालियन थी, हमारी एक पेट्रोल पार्टी ने उसको जिंदा पकड़ लिया। और जो मैसेंजर था, मतलब जो अटैक करना था जिस पाकिस्तानी ने, उसको लाइव पकड़ लिया। और उसको पकड़ने के बाद उसका पकड़े जाना, प्रधानमंत्री महोदय के जहाज का श्रीनगर से वापस दिल्ली चल देना, और हमारे जो शहीद 2 जवान थे उनके पार्थिव शरीर को उनके नेटिव प्लेस पर पहुंचाना, टेररिस्ट जो मारे गए उनकी बॉडी पीसीआर में हैंडओवर करना, जला हुआ होटल, 28 का ये मंजर था। और 28 को ये ख़त्म होते होते हमारे पास एक जिंदा पाकिस्तानी सुसाइडर हमारे कब्जे में है। तो उस टाइम एक सुसाइडर पाकिस्तानी टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लेना मतलब बहुत बड़ी बात थी। जैकपॉट लग गया आपके हाथ में, पूरा जादू का डब्बा मिल गया। हमने शुरू किया इंट्रोगेशन, और इंट्रोगेशन करते करते रात के 28 के रात को उसका हाइड आउट रेड किया। उसके पूरे गोला बारूद असलहे को हमने जब्त किया 28 को, 29 जब्त किया, और फिर उस मकान मालिक को हम पकड़ के लाए। और इंट्रोगेशन में बड़ी एक इंटरेस्टिंग तस्वीर उभर के आई एक कारपेंटर की, जो आर्किटेक्ट था सीक्रेट चैम्बर बनाने का। जैसे हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं इस कमरे में, इसमें कोई सीक्रेट चैम्बर डिजाइन करना हो, इसका वो मास्टर था। जैश ए मोहम्मद ने उसको अनंतनाग से उस टैलेंट को उठाया था और उसको धमकी और पैसे के बल पे उससे सीक्रेट चैम्बर बनवाते थे, जिसमें छुप के रहते थे। पूरे घर की तलाशी लेके चले जाइए, लेकिन उस सीक्रेट चैम्बर तक आप पहुंच नहीं सकते। इतना एक्सपर्ट था वो, इतना एक्सपर्ट था। और गाजी बाबा ने तो जो सीक्रेट चैम्बर बनाया था, जिसमें खुद रहता था, उसमें क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ था। इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। 29 के दिन में हम कारपेंटर को पकड़ के लाए। हमारे साथ एक चीज़ रहा कि कड़ियाँ जुड़ी, बड़ा एक मास्टरपीस इंट्रोगेशन करीब 5-6 घंटे का चला। कुछ कुछ क्लू हमने कनेक्ट किया, हमारे पास कुछ कुछ डेटा था, मैच किया। कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन के छोटे मोटे हमारे पास हिंट्स थे, उन हिंट्स को जोड़ा। इंट्रोगेशन में कुछ उस टेररिस्ट पाकिस्तानी आतंकवादी के मुंह से कुछ बात ऐसी निकली, जोड़ जाड़ के हमने घटनाक्रम में उसको एक्यूज्ड ठहराया कि भाई ये कांड तुमने किया है, और उसको उसे एक्सेप्ट करना पड़ा। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने बीच में कोई टाइम का गैप नहीं दिया, कंटिन्यूअस फॉलोअप करते रहे। मतलब बीएसएफ बहुत फास्ट मूव कर रही थी। फास्ट मूव, और कोई सोता नहीं था। ये घटना शुरू हुई 27 के सुबह से, 27 पूरी दिन जगे हम लोग, 27 की रात इनकाउंटर चला, 28 को पाकिस्तानी पकड़े पूरा जगह, 28 की रात पूरा जगह, अब 29 का दिन आ गया। 29 को इंट्रोगेशन में बाय इवनिंग हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि गाजी बाबा श्रीनगर सिटी के अंदर है और अपने किसी सीक्रेट चैम्बर में है। सीक्रेट चैम्बर कहाँ है इसका पता करना है, लेकिन इस पाकिस्तानी के पकड़े जाने की खबर को हमने गोपनीय रखा था। ये पब्लिक लाइमलाइट में आया नहीं था। तब कैमरा, मोबाइल, इंटरनेट का ज़माना नहीं था कि कहीं से कोई बात लीक हो गई, कोई फोटो खींच लिया, कोई पकड़ लिया। इसका एडवांटेज था। एक बार हमने वायरलेस सेट ऑन करके गाजी बाबा की लाइव आवाज़ को सुना उस पर।
इस पाकिस्तानी से जो हमने वायरलेस सेट पकड़ा था, इसके वायरलेस सेट ऑन करने का टाइम फिक्स था 9:30 मॉर्निंग एंड 3:30 शाम को। 2 बार वायरलेस सेट ऑन करता था। तो इनका वायरलेस सेट डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है, दिए हुए टाइम पे ही खोलते हैं। राब्ता हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो बंद कर देंगे, अगले दिन करेंगे, जिससे ट्रेस ना हो सके। ट्रेस ना हो सके। नीड टू नो बेसिस पे बात करेंगे, कोड वर्ड में बात करेंगे, बंद कर देंगे। तो जब हम पकड़ के लाए उस दिन हमने मॉर्निंग में 9:30 28 को हमने 28 को पकड़े, 29 के 9:30 हमने ऑन किया था। तो गाजी बाबा ऑलरेडी लाइन पे था, किसी और टेररिस्ट से बात कर रहा था। फ्रीक्वेंसी और चैनल हमको पता था इसके थ्रू, तो हमने वो लाइव सुन लिया। हमने कोई बात नहीं की उसमें। लकीली हमको मकान मालिक भी उठा के लाए जिसके घर से रेड हुई थी, और उसी के निशानदेही पे इस कारपेंटर को ले आए। कारपेंटर इंट्रोगेशन में कुछ नहीं बताया। 29 के इवनिंग में फिर जाके हम लोगों ने ब्रेक किया, उसको ब्रेक करके ये निकाल लिया कि ही इज़ द पर्सन हु मेक्स द सीक्रेट चैम्बर फॉर गाजी बाबा। अब वो बड़ी लंबी कहानी है कि पूरे दिन उसका चला, इलाज चला और उससे हमने निकलवाया। 29 के रात को हमने मन बना लिया कि अब इस सीक्रेट चैम्बर को रेड करना है। सीक्रेट चैम्बर वाले मकान को हमने रात को जाके देख लिया था दूर से, सिविल गाड़ी सिविल कपड़े में, कि इस पर्टिकुलर घर में रात को रेड हमें करना है। भाग्य साथ दी तो गाजी वो मिलेगा, नहीं दी तो नहीं मिलेगा। और रात के करीब 3:30 यानी 29/30 अगस्त 2003 मैं अपनी पूरी टीम लिया, बटालियन थी, मैं बटालियन कमांडेंट साहब मेरी छुट्टी पर थे, मैं ही हेड कर रहा था। मेरे साथ हिमांशु गौड़, बीनू चंद्रन जैसे अफसरों की टीम थी, अपनी खुद की टीम थी। आप कमांडेंट थे उस टाइम? मैं कमांडेंट था उस दिन। और 193 बटालियन BSF भी मेरी नेबरिंग बटालियन थी, जहाँ से हमने 28 के रात का हाइड आउट रेड किया था। उसके सेकंड इन कमांड CP त्रिवेदी, मेरे बैचमेट कमांडिंग अफसर मिस्टर DK पांडे। उसके बाद रेड के लिए हम लोग 3:30 निकले रात को, और घर तो पता था। घर घेरा, अंदर जंप किए, कोई हरकत नहीं हुई। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ परिवार के 4, 5, 6 जो मेम्बरान हो, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, उनको हमने एक कमरे में कन्फाइन किया। उनके तरफ से कोई हिंट नहीं आया। हमने कहा इस कमरे में आप रहो। यही हमारी ड्रिल होती है कि कोई क्रॉस फायर हो, घर के अंदर गोली चले तो इनको कोई चोट चपाट ना लगे। फर्स्ट फ्लोर पे घुसे, पूरा फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। सेकंड फ्लोर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। टॉप फ्लोर पे पहुंचे, लाइट जलाई। आपके स्टूडियो का करीब हाफ साइज का कमरा था, और उस कमरे में हम सारे खड़े, कुछ सीढ़ियों में खड़े, कारपेंटर हमारे साथ। लाइट जली, कोई निशानात नहीं कमरे में, कोई कांगड़ी नहीं, दरी नहीं, चद्दर नहीं, कंबल नहीं, जूता नहीं, तौलिया नहीं। नॉर्मल वॉल टू वॉल कारपेट था, कश्मीरी घरों में जैसे होता है। तब तक कारपेंटर ने वॉल में एक बड़ा भारी शीशा फिटेड था, जो अनयूजुअली बड़ा था। नॉर्मल लुकिंग मिरर देखता था। उसके नीचे ड्रेसिंग मटेरियल था, पाउडर है, परफ्यूम है, कंघी है। हमारे एक ऑफिसर ने कंघी से बाल भी ठीक किया अपना, वो टोपी नहीं लगाता था। हम डेथ से 1 मीटर दूर थे। शीशे के ठीक पीछे गाजी बाबा था। अच्छा, उस शीशे के पीछे खड़ा था वो? शीशा जस्ट स्क्रीन था, उस शीशे के पीछे पूरा एक चैम्बर था जिसके अंदर आदमी लेट सकता था, और अंदर ही CCTV का मॉनिटर भी था। और वो वहां से सब देख रहा है? सब देख रहा था, हमारा अंदर घुसने तक की एक्टिविटी वो देख रहा था। फायर इसलिए उसने नहीं किया शायद कि उसको ये नहीं पता था कि इनके साथ कारपेंटर है जिसको मेरे शीशे के पीछे की स्टोरी पता है। अच्छा, उसको लगा कि इनको शायद पता ही नहीं। शायद पता ही नहीं, और ये सर्च वर्च करके चले जाएंगे। ऐसा पहले हुआ भी था। शीशे पे उसका इशारा करना, हमारे पास कोई कुशन नहीं था, कोई स्कोप नहीं था, पीछे आने का कोई चांस नहीं था। आगे जाने के लिए शीशा था, तो करते क्या, हमने ग्लास को ब्रेक किया, और ग्लास को तोड़ते ही, ग्लास तो देखने में ग्लास था, वो जस्ट एक स्क्रीन थी हमारे और उसके बीच। 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट पीछे बैठे थे, गाजी बाबा और इसको डिप्टी चीफ रशीद भाई। उन्होंने जो गोलियों से, वो ग्रेनेड से हमारा स्वागत किया कि पहले झटके में मेरे बॉडीगार्ड को गोली लग गई। बलबीर सिंह कांस्टेबल, कल ही उसका बेटा मेरे से मिल के गया है। तब वो पेट में था, अपने माँ के गर्भ में था 6 महीने का। वो अपने फादर को देखा नहीं कभी वो। अच्छा, वो उनकी वहीं पे? वो तो तुरंत शहीद हो गया। कल एक पुस्तक का विमोचन था प्रगति मैदान में, तो उसको भी बुलाया था प्रकाशक ने राजस्थान से। तो कल मैं पहली बार मिला उससे।
2003 की घटना है, 2003 में ही वो पैदा हुआ था। 3 महीने बाद इनकाउंटर के वो शहीद हो गया लड़का। और बाकी एक नीलकमल हमारे गार्ड को 3 गोलियां लगी, जान तो उसकी बच गई लेकिन उसको वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। ऑपरेटर इंजर्ड हो गए ग्रेनेड इंजरी से, और बाकी टीम के लोग इंजर्ड हो गए, 3 लोग बचे अंदर। मैंने फायर किया और एक बॉडी शीशे के नीचे के बेस पे लटकी हुई दिखी, लेकिन इतना धुआं हो गया कमरे में, ग्रेनेड के धुएं, कुछ दिख नहीं रहा था। लाइट वाइट भी फूट फाट गई। फिर मेरे दाहिने हाथ पे बस्ट लगा तो हाथ तो मेरा लटक गया, राइफल भी गिर गई, पिस्टल थी मेरे पास। तो बस लगा मतलब कंप्लीट AK-47 का गोली लग गई है। गोली में पूरा ये बाजू पे फाड़ के निकल गई हो, इसीलिए हाथ इस तरह से हो गया। अब इस हाथ में सेंस नहीं था मैं क्या करता। तो एक की बॉडी लटकी हुई, 2 अफसर हमारे already दाएं हाथ पे ही दाहिना हाथ कंप्लीट यही हाथ जिसे बस्ट लगा था पूरा, ये पूरा हाथ ही, ये तो पूरा ही बस्ट हो गया था। ये छोटा भी हाथ 3 इंच से छोटा हो गया बाद में, इसकी लेंथ छोटी हो गई जब बाद में इसको कंस्ट्रक्शन किया गया, इसको बचाया गया हाथ को। तो मतलब इसमें ये इफेक्ट रहता है, ये रोटेशनल इफेक्ट नहीं है इसमें, ऐसे घूम नहीं सकता ऐसे ये। घूम नहीं सकता, नॉर्मल इतना उंगली मुड़ जाता है रिपेयर के बाद। तो इसमें सेंसेशन ख़त्म हो गया और मैं अपनी राइफल को बायां से पिक किया, तब तक दूसरे पाकिस्तानी ने ग्रेनेड डाला। वो ग्रेनेड तो फटता तो मैं मर जाता हूँ तुरंत। और फिर वो टेरेस से जंप किया तो उसको नीचे गार्ड ने मारा, मतलब उसकी बॉडी नीचे मिली। और ये कौन मारा हमें तब तो कुछ पता लगा नहीं। फिर मैं सीढ़ियों में रोल कर गया और रोल किया तो एक ग्रेनेड फटा, उसका एक छर्रा फिंगर में लगा और नहीं लगा। फिर बॉडी में कितनी गोली लगी तब मुझे कुछ पता नहीं लगा, खाली मुझे हाथ का पता लगा। तो धीरे धीरे सीढ़ियों से मैं चल के आया, 2 अफसर भी अंदर फंसे हुए थे, वो बाद में बच गए क्योंकि 2 ही टेररिस्ट थे। तो 2nd फ्लोर पर आया, थोड़ी सांस वांस ली, 1st फ्लोर पर आया, मैं होश में था, वॉक कर सकता था। नीचे आए तो मुझे सहारा दिया लड़कों ने। ऑफिसर हिमांशु ने पूछा कि, बोला कि सर बाकी को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है। तो मैंने कहा मुझे तुरंत हॉस्पिटल भेजो, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, हमने घर घेर रखा है, घर छोड़ के हटना नहीं। एक टेररिस्ट को मैंने मरे हुए देखा है। तो उसने बोला 2nd वाला नीचे मारा गया है सर। हमने बोला अंदर हैं कितने मुझे नहीं पता, कौन है वो भी नहीं पता, यही 2 थे या 4 हैं नहीं पता है, हमारी एक कैजुअल्टी हो गई है और 2 अंदर फंसे हुए हैं। फिर उन्होंने मुझको हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल लकीली वहाँ से बहुत दूर नहीं था, 8 मिनट का 7-8 मिनट का रास्ता रहा होगा। और तब तक आपको कुछ नहीं पता है कि नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ पता, है, कुछ क्या नहीं पता, बस इनकाउंटर हो गया। मोटा मोटा जो देख पाया वो आइडिया है, पूरा कंप्लीट कंफ्यूजन है, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं माइंड में है कि क्या किया क्या नहीं। तो वहाँ उन्होंने कपड़े मेरे काट के हटाए, तो बॉडी एग्जामिन किया तो उन्होंने बोला कि आपको 7 गोली लगी है और एक गोली पेट में ही है, परफोरेशन है इंटेस्टाइनल, तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी पड़ेगी। तब तक तो मुझे पता नहीं था पेट में गोली लगी है, मुझे तो हाथ का पता था। तो यहाँ चेस्ट में लेफ्ट में 3 लगी थी, क्योंकि यहाँ एक मेडल था तो वो क्रश हो गया, स्टील का मेडल था, उस पर पूरा बस्ट लगा, तो वो यहाँ पर उसने मेरी जान बचाई। तो साइड से गोली फाड़ के निकल गई, एक दाहिने पैर में लगी, हाथ में लगी, पेट में लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें ऑपरेट करना है। ये AK-47 की गोलियों की बात हो रही है। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, मुझको मिलिट्री हॉस्पिटल आप भेजो, यहाँ मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा मेडिकल कॉलेज में कुछ घटना ऐसी हुई थी पहले, 1 महीना पहले, एक टेररिस्ट का बहुत बड़ा मॉड्यूल मैंने उस हॉस्पिटल से ही पकड़ा था। तो दुश्मन वहाँ भी होंगे। तो हमने कहा यहाँ कोई गड़बड़ हो सकता है। 15 टेररिस्ट पकड़े गए थे उस ऑपरेशन में, उसी हॉस्पिटल से वो ऑपरेट होता था। तो भाई बंदे तो सब होंगे तो वहाँ। होंगे, और कोई कुछ बात हो जाए यहाँ। तो उन्होंने मुझे 92 बेस हॉस्पिटल भेजा। 92 बेस हॉस्पिटल में मैं ऑपरेट हुआ तुरंत, और अगले दिन जाके करीब 11 बजे मैं एनेस्थीसिया से रिवर्ट हुआ। तो रिवर्ट होने के बाद मैंने देखा कि मेन एंट्री पे मेरी वाइफ और 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, उनकी वाइफ, हमारे डायरेक्टर जनरल BSF मिस्टर अजय राज शर्मा, वो लोग खड़े थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई यू आर वेरी क्रिटिकली इंजर्ड, और डॉक्टर्स हमने डिस्कस किया, आई थिंक यू विल बी सेव्ड, और कांग्रेचुलेशंस।
तो उनके कांग्रेचुलेशन को मैं तब समझा नहीं कि क्या कह रहे क्या हैं। कह रहे हैं। तो बोले कि गाजी बाबा इज द हिस्ट्री, यू मेड ऑल ऑफ अस वेरी प्राउड। तो अब मुझे लग नहीं रहा था मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि मैं तो पूरा पेट कटा हुआ, यूरिन कैथेटर, ब्लड लगा हुआ है, इंट्रावेनस चल रहा है, ड्रेन पाइप लगी है जो आंत के ब्लड को बाहर करने की, दाहिना हाथ पूरा फिक्सेटर पे है, इधर सिलाई हो रखी, पैर में हो रखी है। मुझे मतलब इतना था कि मुझे ये फील हो रहा था मैं जिंदा हूँ। तो मैंने पूछा कलीग के बारे में, बोले नहीं ऑल आर सेफ्ड, सब ठीक है, कुछ कुछ इंजरीज हैं, सब लोग एडमिट हैं, और बलबीर शहीद हो गया एक जवान। उसके बाद अब पता लगा कि बेसिकली जो अंदर शीशे के फ्रेम पे लटकी बॉडी थी वो गाजी बाबा जो पहले ही में मारा गया। बट उस समय तो नहीं पता लगा। फिर मुझे 8-10 दिन बाद उन्होंने दिल्ली इवैक्यूएट किया, बाई प्लेन दिल्ली लाए, फिर मेरा ट्रीटमेंट चला, और 19 अगस्त 2007 को मैं एम्स से डिस्चार्ज हुआ। उस दौरान मेरा ट्रिपल सर्जरी 2007 में स्टमक की फिर हुई, एक तो 2003 में हुई थी, फिर 7 में 3 बार पेट कटा मेरा, और मेरी बड़ी आंत निकाल दी, छोटी आंत ठीक ठाक थी। उसमें उन्होंने स्टोरेज के लिए एनल पाउच बनाया जो पेट के अंदर है, और उस पीरियड में थैले पे था, एक्सटर्नल बैगेज पे था, यानी पूरा मोशन मेरा बैग के थ्रू होता था। हाथ कटा नहीं, बच गया। फिर मैं 1.5 साल बाद चलना शुरू किया। तो ये चीज़ उस साल ट्रीटमेंट इतना लंबा चला, और अब की यही प्रॉब्लम है कि रिटेंशन प्रॉब्लम है, पैर में पेन रहता है, हाथ थोड़ा सा पार्शियल फंक्शनल है, बाकी ठीक है। 23 साल हो गए, और इस घटना को, इस इनकाउंटर को बहुत बड़ा एक ऑपरेशन का संज्ञा दिया गया, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने खुद कहा कि मतलब उन्होंने इस पर बोला कि खुशी हमें कि हमने भारत के संसद पर अटैक करने वाले गाजी बाबा के 17 महीने के अंदर मार दिया, जबकि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका अभी भी खोज रहा है, जिसको 2011 में मारा उन्होंने जा करके एबोटाबाद पाकिस्तान में। तो और ये बीएसएफ का ही नहीं, किसी भी फोर्स का सीआई ऑपरेशन का बहुत ही बड़ा ऑपरेशन ग्रेड किया गया, और एक भी सिविलियन को एक गोली तक नहीं लगी, किसी को भी कोई खरोंच नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ रेडिंग पार्टी, टेररिस्ट, और 12 गैलेंट्री अवार्ड 12 इस ऑपरेशन में मिला, जिसमें 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड मिला, एक कीर्ति चक्र जो मुझे मिला, और शौर्य चक्र बलबीर सिंह कांस्टेबल शहीद को, और 10 अफसरों और जवानों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। और इस ऑपरेशन को एक बड़ा सक्सेस ऑपरेशन के तौर पे देखा जाता है। ये तो रहा गाजी बाबा की हिस्ट्री। और उसके बाद 13 साल तक जैश ए मोहम्मद लीडरशिप शांत बैठी रही, उनके पास गाजी बाबा जैसा लीडर नहीं मिला। 2003 से 2016 में जाके 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें एयरबेस पे आ गए थे आतंकवादी। जैश ने 13 साल बाद वो कांड किया। 13 वर्ष तक गाजी बाबा के चैप्टर के बाद एकदम शांति रही कश्मीर में, जैश के तरफ से, जैश आतंकवादियों की तरफ से।